आज आपको पूर्वोत्तर की कहानी सुनाता हूं, आसाम की, कामरूप की, प्रागज्योतिषपुर की। आप सोचेंगे कि आज ये कहानी क्यों प्रासंगिक है। अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। दो राज्यों के बीच की पुलिस में क्लैश हुआ। एक राज्य की पुलिस ने गोली चलाई और दूसरे राज्य के 6 पुलिसकर्मी मर गए। जी हाँ, मैं आसाम और मिजोरम के सीमा विवाद पर हुए क्लैश की बात कर रहा हूं। किसी भी देश के संघीय ढांचे के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मगर आसाम और मिजोरम के सीमा विवाद को समझने के लिए हमें पूर्वोत्तर के इतिहास को समझना होगा। तो आइए आज पूर्वोत्तर के इस पूरे इतिहास को समझते हैं और उसके बाद आसाम और मिजोरम के सीमा विवाद पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं मनीष हिंदवी। आज चर्चा आसाम मिजोरम सीमा विवाद की। जैसा मैं बात कर रहा था कि उसके पहले इतिहास पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो कामरूप की राजधानी प्रागज्योतिषपुर को बसाया था भगवान राम के पौत्र और कुश के बेटे अमूर्तराज ने। लिखित इतिहास की अगर चर्चा करें तो ये जो आज का आसाम है ये पहले कामरूप था और जैसा कि मैंने बताया इसकी राजधानी थी प्रागज्योतिषपुर, पूर्व की रोशनी, जो आज की गुवाहाटी है। इस प्राचीन कामरूप में ब्रह्मपुत्र वैली पूरी, भूटान, रंगपुर जो आज बांग्लादेश में है, कूच बिहार जो वेस्ट बंगाल का हिस्सा है, ये सारा हिस्सा मिलाकर कामरूप बनता था। चीनी यात्री ज़ुआंगज़ैंग ने 640 ईस्वी में बहुत ही विस्तार से कामरूप के बारे में लिखा है। उसकी संपन्नता के बारे में, उसके विस्तार के बारे में, उसकी शक्ति के बारे में बड़े विस्तार से लिखा है। आसाम पर विभिन्न राजवंशों ने शासन किया, जैसे पाल, कूच, कचरी, और वहां के स्थानीय जो सरदार थे उनमें हमेशा युद्ध छिड़ा रहता था। 13वीं शताब्दी में म्यांमार से अहोम आए और उन्होंने ऊपरी आसाम के मैदानों पर विजय प्राप्त की। धीरे धीरे कूच, कचरी, लोअर आसाम पर को जीतते हुए गोलपारा तक उन्होंने इस राज्य की सीमाओं को फैला दिया। एक बड़ा हिस्सा इस प्रेजेंट आसाम जो था, कामरूप था, उसका हो गया। सबसे मशहूर अहोम राजा हुए रुद्र सिंह, जिन्होंने 1696 से 1714 के मध्य राज किया। लेकिन धीरे धीरे अहोम वंशजों का नियंत्रण जो है कमजोर पड़ने लगा और स्थानीय लेवल पर बहुत सारी अपराइजिंग्स होने लगी, फूट पड़ने लगी, लोक स्तर पर बगावत बढ़ने लगी। नतीजा 1786 में उस वक्त के राजा गौरीनाथ सिंह ने ब्रिटिश इंडिया का जो राजधानी थी कलकत्ता, उनसे मदद मांगी इन पर कंट्रोल करने के लिए। ब्रिटिश इंडिया ने एक अपना अधिकारी, आर्मी अफसर भेजा वहाँ की स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए, जो नियंत्रित करके वापस लौट आया। उसके बाद भी अहोम वंशजों से स्थितियाँ नहीं संभली और नतीजा 1817 में म्यांमार ने वापस कब्जा कर लिया आसाम पर। ब्रिटिश को अपने हितों पर यह कुठाराघात सा लगा और उन्हें लगा कि कुछ हितों पर खतरा महसूस किया उन्होंने। नतीजा 1824 से 26 के बीच प्रथम एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ और उसके जरिए उन्होंने म्यांमार को आसाम से बाहर किया। 1826 के यंडाबो समझौते के अनुसार आसाम ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गया और उसकी प्रशासकीय व्यवस्थाओं को देखने के लिए एक ब्रिटिश एजेंट नियुक्त कर दिया गया। 1838 में आसाम को बंगाल के साथ शामिल कर दिया गया। 1874 में एक अलग आसाम राज्य बनाया गया जिसकी राजधानी शिलोंग बनाई गई। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया और आसाम को पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ दिया गया। बंगाल के इस विभाजन का बहुत विरोध हुआ था, जैसा कि हम सब जानते हैं, इतिहास में दर्ज है, और वापस 1912 में बंगाल यूनिफिकेशन हुआ, बंगाल एक कर दिया गया और आसाम को फिर एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया शिलोंग राजधानी के साथ। इस आसाम में त्रिपुरा और मणिपुर की रियासतों को छोड़कर आज का लगभग पूरा पूर्वोत्तर था और ये 1947 तक यथावत बना रहा। 1947 में आज़ादी के समय सिलहट को पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया गया और बाकी सारा जो आसाम था वो भारत का हिस्सा बन गया।
60 के शुरुआती दशक में और 1970 के दशक तक आसाम से कई राज्य गठित किए गए। जैसे 1963 में नागालैंड बनाया गया। 1971 में आया नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इस एक्ट ने नॉर्थ ईस्ट को एक नई शक्ल दी। इस एक्ट से मणिपुर और त्रिपुरा की जो रियासतें थीं उनको राज्य के रूप में एस्टेब्लिश किया गया। एक नया राज्य गठित किया गया, मेघालय। और 2 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म की गई, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जिनको 1987 में स्टेटहुड दी गई। लेकिन वही गलती जो अंग्रेजों ने करी थी वही फिर भारतीय सरकार ने भी की। प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए राज्यों का गठन किया गया और जो लोकल भावनाएं थीं उनका ख्याल नहीं रखा गया। चूंकि राज्यों की सीमाएं जनजातीय क्षेत्र व पहचान का अनुसरण नहीं करती थीं, जिसके कारण विभिन्न जनजातियों में आपसी संघर्ष उत्पन्न होते रहे और सीमा विवाद बना रहा। इस विभाजन के बाद नॉर्थ ईस्ट में कभी शांति नहीं रही और आसाम, जिसकी सीमाएं बाकी 6 राज्यों से मिलती हैं, हमेशा सीमा विवाद वहां पर बना रहा। जैसे आसाम अरुणाचल प्रदेश का विवाद बना रहा और अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आसाम नागालैंड का बड़ा ही रक्त रंजित सीमा विवाद का इतिहास रहा है और कई बार बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। अभी जो आसाम और मिजोरम की घटना हुई है, इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं वहाँ पर, वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आसाम मेघालय का लगभग 40 साल पुराना सीमा विवाद रहा है और वहाँ पर 12 ऐसी जगह हैं जो झगड़े की जड़ हैं। अब बात करते हैं आसाम मिजोरम सीमा विवाद की। अगर हाल फिलहाल की विवादों की बात करें तो अक्टूबर 2020 में एक हफ्ते के दरमियान में 2 बार विवाद हुआ था। अक्टूबर 2020 में आसाम का जो कछार डिस्ट्रिक्ट है उसके गांव लैलापुर और कोलाशिब जो मिज़ोरम का डिस्ट्रिक्ट है उसके वेरेंगटे के बीच में वहाँ पर कुछ विवाद हुआ था। आसाम के एक हफ्ते बाद करीमगंज और मिज़ोरम के मैमेट के बीच में कुछ विवाद हुआ था। जो अभी की घटना है उसकी कुछ नींव पड़नी शुरू हो गई थी जून 30, 2021 में, जब मिज़ोरम ने आसाम पर इस बात का इल्ज़ाम लगाया कि वो उसके एरियाज़ को कब्ज़ा कर रहा है। जबकि आसाम कह रहा था, आसाम ने एक्यूज़ किया मिज़ोरम को कि वो जहां नो मैंस लैंड है और अपनी सीमाओं से आगे आकर स्ट्रक्चर्स बना रहा है, सुपारी की खेती और बनाना प्लांटेशंस लगा रहा है। आसाम पुलिस ने कुछ जो एरियाज़ हैं वेरेंगटे के आसपास, यानी कोलाशिब डिस्ट्रिक्ट से 5 की सीमाओं में 5 किलोमीटर अंदर, वहाँ जाकर उनको वापस लेने की कोशिश की, जिसका ज़बरदस्त विरोध मिज़ोरम के अधिकारियों और लोगों ने किया और इस दस्ते को वापस लौटना पड़ा। जुलाई 10 को इन लोगों ने फिर एक कोशिश की, बुराचेप में कोलासिब डिस्ट्रिक्ट में ही एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई। उस दिन इनके ऊपर ग्रेनेड से हमला हुआ। बात बढ़ गई, फिर शांत की गई, आपसी सुलह समझौता भी हुआ, लेकिन बात ख़त्म नहीं हुई थी। जुलाई 25 को आसाम के आईजी, कछार डिस्ट्रिक्ट के आईजी के नेतृत्व में 200 लोगों का एक दस्ता वेरेंगटे ऑटो रिक्शा स्टैंड पर गया। मिज़ोरम कहता है कि ये लोग कई सारी चौकियों को ओवरपावर करते हुए अंदर घुस आए। आसाम कहता है कि मिज़ोरम ने एक आर्म्ड कैंप स्टैब्लिश किया, स्थापित कर दिया था नो मैंस लैंड में, और वो उसको समझाने गया था। बात जो भी रही हो, जो हुआ वो बहुत ही ख़राब था। क्लैशेस बढ़ गए। मिज़ोरम पुलिस ने आसाम पुलिस के ऊपर लाइट मशीन गन से गोलियां चलाईं। नतीजा 6 पुलिस के लोग मारे गए, 50 लोग इस पूरे क्लैश में घायल हुए और लगभग 8 मिज़ो फार्मर्स के घर जला दिए गए। किसी भी देश के संघीय ढांचे के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। मगर आसाम और मिज़ोरम के बीच 165 किलोमीटर के जो लंबी सीमा है उसको समझने के लिए हमें ब्रिटिश के समय चलना पड़ेगा, कॉलोनियल इंडिया में चलना पड़ेगा। उस समय मिज़ोरम का नाम हुआ करता था लुसाई हिल्स और ये आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। आज के
जो विवाद चल रहे हैं इसके जड़ में अंग्रेज़ों द्वारा की गई 2 अधिसूचनाएं हैं। पहली अधिसूचना 1875 में की थी और उस वक्त उन्होंने लुसाई हिल्स और जो कछार के प्लेन्स थे उनके बीच डिफ्रेंशिएशन किया था और उसका आधार बनाया था एक नोटिफिकेशन जो 1831 में एक एक्ट आया था, उसको बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के आधार पर यह 1875 का नोटिफिकेशन था। इस समझौते को मिज़ो मानते हैं। वो ये कहते हैं कि उनके लोगों को इस समझौते में बैठाया गया था। दूसरा नोटिफिकेशन हुआ 1933 में, जो डिमार्केट करता है लुसाई हिल और मणिपुर की सीमाओं को, और मिज़ो नेता इस समझौते को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया था। इसके पीछे एक कारण वो और कहते हैं, जो भी 2018 में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को प्रत्यावेदन दिया था, उसमें इस बात को लिखा उन्होंने कि 1930 से 33 के बीच में टी प्लांटेशंस पर काम करने के लिए उस वक्त के बंगाल से जो लोग, जो आज का बांग्लादेश है, जो लोग लाए गए, उनको बसाने के लिए उनकी सीमाओं को कुछ अंदर ढकेल दिया गया, सदर्न हिस्से में, मतलब दक्षिणी हिस्से में और ढकेल दिया गया। और वो कहते हैं उनके जो कछार जियोन का हिस्सा था, लाला बाज़ार, बंग बाज़ार, लगभग 1200-1250 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा ले लिया गया है। और यही विवाद की जड़ है। क्यों? क्योंकि इस नोटिफिकेशन को आसाम मानता है और 1875 वाले नोटिफिकेशन को मिज़ो नेता मानते हैं। तो अभी जो मिज़ो नेता हैं ये कहते हैं कि कोई भी और समझौता मान्य नहीं होगा। वो कहते हैं वो जो 1875 वाली जो इनर लाइन थी ना, जो कछार के दक्षिणी फ्रंटियर पर थी, हम उसी को मानेंगे। यहाँ पर एक और नई बात आती है इनर लाइन परमिट की, जो 1873 के उस एक्ट से आई थी। इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। इस इनर लाइन परमिट की पहली बार बात की गई थी बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 वाले एक्ट में। ये बेसिकली आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जिसे भारत सरकार द्वारा अपने नागरिकों को संरक्षित क्षेत्रों में जाने के लिए सीमित समय के लिए दिया जाता है। अंग्रेज़ों ने इसे अपने फ़ायदे के लिए बनाया गया था। इसके लिए इस पर भी चर्चा करेंगे। BEFR एक्ट के तहत इसे बनाया था। भारत सरकार ने 1947 के बाद इसे जारी रखा ट्राइबल्स एरियाज़ को संरक्षित रखने के लिए। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम और नागालैंड में के कई हिस्सों में ये अभी जारी है इनर लाइन परमिट। इसके पीछे भी कहानी बड़ी मज़ेदार है। 1824 और 26 के बीच का जो एंग्लो बर्मीज़ वॉर हुआ, अंग्रेज़ों को इस एरिया की स्ट्रेटेजिक महत्ता समझ में आई और जीतने के बाद उन्होंने यहाँ की मैपिंग शुरू कर दी। इसी बीच 1831 में जो आसाम का कछार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ टी प्लांट्स की खोज हुई। उसका कल्टीवेशन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा और उसका एक्सपेंशन होने लगा। अब ये एक्सपेंशन लुसाई हिल्स के फुटहिल्स तक पहुँच गया। जो ये लुसाई हिल्स के पास ट्राइब्स थे, इनका सारा डिपेंडेंस पहाड़ों पर और जंगलों पर। जंगलों की कटान शुरू हो गई, जिसको इन्होंने बहुत आक्रामक वे में एक तरीके से इसका विरोध किया। लेकिन एक्सपेंशन जारी रहा। नतीजा, इन लोगों ने हमले शुरू किए और कहते हैं कि मिज़ो ट्राइब्स ने जब वायलेंट रूप लिया तो वो बड़ा ख़तरनाक रहा और 1890 के बाद तक ये झगड़े और क्लैशेस चलते रहे और उसके बाद 1892 के आसपास अंग्रेज़ उसको नियंत्रित कर पाए। खैर, तो जब ये झगड़े शुरू हुए तो मिज़ो अपनी ट्राइब्स मतलब बाहर आती थी, हमला करके भाग जाती थी। अंग्रेज़ों के सामने एक समस्या खड़ी हुई कि कैसे जो प्लेन्स या ट्री प्लांटेशंस थे और जो कछार के प्लेन्स थे, प्लेन वालों को कैसे बचाएं, मैदानी इलाके वाले लोगों को कैसे बचाएं। उसी का नतीजा था कि वो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट उन्होंने फ्रेम किया और उन्होंने एक इनर लाइन रेगुलेशन बनाया अपने फ़ायदे के लिए। इनर लाइन रेगुलेशन, काल्पनिक रेखा बनाई उन्होंने। उस रेखा की जो सबसे बड़ा फ़ायदा था वो ये था कि ट्राइब से एक समझौता किया उन्होंने कि ठीक है, हम आपके इलाके में नहीं घुसेंगे और आप हमारे इलाके में मत घुसो। यानी ये एक काल्पनिक रेखा है, इसके इधर आपके जंगल, आपके जो पहाड़ हैं, इसको हम टच नहीं करेंगे और आप हमारे प्लेन्स में नहीं आओगे। तो उन्होंने अपने एक तरीके से व्यापारिक हितों को संरक्षित किया और उनको कहा कि आपके एरिया में जाने के लिए किसी को भी परमिट की आवश्यकता होगी, कोई नहीं जाएगा, जिसको हम परमिट देंगे वो जाएगा। इतना ही नहीं था, ये जो इनर लाइन परमिट था, इसने इकोनॉमिक और कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स अगर इसके देखेंगे तो 3 थे इसके। पहला था
इसने जो हिल एरियाज़ के बीच में और ब्रिटिश ट्रेडर्स के बीच में जो रबर ट्रेड था उसको रेगुलेट किया। दूसरा, ये जो टी प्लांटेशन का एक्सटेंशन था उसको कंट्रोल किया। और तीसरा, जो ट्रांसफ़र ऑफ लैंड्स था इस एरिया का उसको रेगुलेट किया। यानी अंग्रेज़ों के हित में इसने बड़ा काम किया, इस एक्ट ने बड़ा काम किया। मिज़ो लोगों के हित में भी था कि वो बात वहीं तक रुक गई। ये व्यवस्था चलती रही। 1930 और 33 के मध्य मैंने कहा नहीं कि बंगाल से कुछ लोग लाकर यहाँ बसाए गए और इस रेखा को थोड़ा और दक्षिण की तरफ खींच दिया गया, जो बाद में विवाद का कारण बना। बाद में क्यों, जो आज तक विवाद का कारण है। और एक नया नोटिफिकेशन 1833 में दे दिया गया, जिसको मिज़ो नहीं मानते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया था। ये लड़ाई नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स की जो सीमा विवाद है, ये नासूर की तरह है, ये बढ़ती जा रही है 7 स्टेट्स में। और वो बड़े स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के स्टेट्स हैं और वहाँ पर लगातार सीमाओं का विवाद। और इस तरीके से 2 स्टेट्स की पुलिस जैसे आपस में ऐसे बिहेव करेगी कि वो दोनों दुश्मन हैं। आज के हालात क्या हैं? आसाम कहता है अपने लोगों से मिज़ोरम मत जाइए, मिज़ोरम बंकर बना रहा है। आसाम 3 नए कमांडो बटालियंस बनाने जा रहा है। क्या देश में ही गृह युद्ध होगा? क्या ये हालात जन्म लेंगे? बड़ा ही इत्तेफाक है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, आसाम में भाजपा की सरकार है और कई स्टेट्स में भाजपा समर्थित सरकारें हैं। पिछली सरकारों ने क्या लापरवाही की, क्या चूक की, क्या गलती की, इस एक पूर्वाग्रह से बाहर आकर आज बैठकर इस समस्या को त्वरित रूप से हल करने की ज़रूरत है। ज़रूरत पड़ने पर आर्टिकल 263 के तहत गठित जो इंटर स्टेट काउंसिल्स हैं उनको रिवाइव करने की ज़रूरत है, ताकि वो वहाँ की मूल समस्याओं को समझते हुए कुछ रिकमेंडेशंस दें। सरकारों को एक बात समझनी होगी कि जो गलती अंग्रेज़ों ने की और जो 1971 में उन्होंने करी कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बिना जनजातीय लोगों की जो संस्कृति और उनके एरियाज़ का अनुसरण किए बिना जो डिविजन्स किए गए, उसको ठीक करने का वक्त आ गया है। सिर्फ इकोनॉमिक हितों को ध्यान में ना रखा जाए, उनकी सांस्कृतिक, उनके वैचारिक, उनके रहन सहन के तरीके, उनके जंगल, उनके पहाड़, इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए डिवीजन किया जाए। और राज्यों को भी अब ये समझना होगा कि 21वीं शताब्दी में हम हैं, हम डेवलपमेंट की तरफ, विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, विकास की ये गति उन तक भी जा रही है। तो निदा फाजली की उन लाइनों को याद करना होगा कि मुमकिन है सफ़र हो आसा अब, मुमकिन है सफ़र हो आसा अब, कुछ दूर साथ भी चलकर देखें, कुछ हम बदल कर देखें, कुछ तुम बदल कर देखो। तो बदलना दोनों को पड़ेगा, मानना दोनों को पड़ेगा और तभी हल निकल पाएगा। इस उम्मीद के साथ कि संघीय ढांचा मजबूत होगा, इस उम्मीद के साथ कि ये विवाद ख़त्म होंगे, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।